के तल में लंबे समय से निवास कर रही कृष्ण दानवलता लगातार वहां की तारों की ऊर्जा को सोख रही थी। इन वर्षों में कृष्ण दानवलता ने अनंत परम मीनार के दूसरे तल की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सोख लिया था, जिससे उसके स्वरूप में शुरुआत की तुलना में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। जब कृष्ण दानवलता पहली बार अंकुरित हुई थी तो वह पूरी तरह से काली थी, लेकिन अब उन गहरी काली लताओं से एक हल्की सुनहरी चमक निकलने लगी थी। यहां तक कि वे काली लपटें भी अब शुरुआत की तरह पूरी तरह से काली नहीं रह गई थीं, बल्कि उनमें भी एक सुनहरी झलक दिखने लगी थी। इस नजरिए से देखा जाए तो यह साफ था कि अनंत परम मीनार के दूसरे तल की तारों की ऊर्जा को सोखने के बाद कृष्ण दानवलता में एक खास तरह की शुद्धि हुई थी, और अब वह पहले की तरह पूरी तरह से अंधकारमयी और दुष्ट नहीं रह गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कृष्ण दानवलता एक अलग ही तरह के जीव में बदल सकती थी, और अनंत परम मीनार के दूसरे तल की तारों की ऊर्जा जितनी घनी होगी, कृष्ण दानवलता पर उसका असर उतना ही ज्यादा होगा। यह सोचकर विराट ने तुरंत अनंत परम मीनार को महाविपत्ति स्फटिक और राक्षसी कलाकृतियों को निगलने का निर्देश दिया ताकि अगला तारा रोशन हो सके। विराट के शब्दों को सुनकर अनंत परम मीनार ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। बड्डी संख्या में महाविपत्ति स्फटिक निगले जाने के साथ ही अनंत परम मीनार के दूसरे तल का 78वां तारा पूरी तरह से रोशन हो गया। 78वें तारे को पूरी तरह से रोशन करने में पूरे 50,000 महाविपत्ति स्फटिक खर्च हो गए। 78वां तारा रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे तल की ऊर्जा की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के प्रभाव से 5 लाख गुना ज्यादा थी। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे तल द्वारा वापस पाए गए क्षेत्र का आकार 2 गुना हो गया था, जो 20 दक्षिणी स्वर्ग मंडलों के बराबर था। रोशन हुए उस 78वें तारे के भीतर से विराट को एक और व्यूह की विरासत मिली। इस बार विराट को दिव्य पंख तलवार व्यूह का 8वां स्तर प्राप्त हुआ था। इस विरासत को पाकर विराट की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी वर्तमान ताकत के साथ 7वां स्तर पहले ही अपर्याप्त हो चुका था। यहां तक कि उसके सबसे कमजोर अवतार के लिए भी 7वें स्तर की ताकत नाकाफी थी। ऐसे समय में दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर की विरासत प्राप्त करना उसके लिए बहुत मायने रखता था। इस तलवार व्यूह की विरासत प्राप्त करने के बाद विराट ने तुरंत इसे समझना शुरू कर दिया। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर की शक्ति बेहद भयानक थी, लेकिन इसी तरह इतने शक्तिशाली तलवार व्यूह को स्थापित करने या इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक खजानों की संख्या भी बहुत अधिक थी। दिव्य पंख तलवार व्यूह के संपूर्ण 8वें स्तर को स्थापित करने के लिए 6 अष्टम विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 14 सप्तम विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 32 षष्ठम विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 64 पंचम विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 200 चतुर्थ विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 600 तृतीय विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 2000 द्वितीय विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें, 14,000 प्रथम विपत्ति दिव्य लंबी तलवारें और 48 लाख जन्मजात लंबी तलवारों की आवश्यकता थी। केवल तलवार व्यूह स्थापित करने के लिए आवश्यक लंबी तलवारों को इकट्ठा करने के लिए ही एक विशाल संपत्ति की आवश्यकता होगी। बेशक विराट की वर्तमान संपत्ति के लिए यह मात्रा कुछ भी नहीं थी। केवल विकराल को मारने से प्राप्त खजाने और संपत्ति ही उसके लिए एक बहुत बड़ा लाभ था। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवारें खरीदना विराट के लिए बाएं हाथ का खेल था। हालांकि यदि दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर का उपयोग एक युद्ध व्यूह के रूप में किया जाना था, तो इसकी पूरी शक्ति को उजागर करने के लिए 6 अष्टम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 14 सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 32 षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 64 पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 200 चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 600 तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों, 2000 द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञों और 14,000 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। 10,000 से अधिक महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों को मिलाकर बनाया गया ऐसा खौफनाक युद्ध व्यूह संभवतः अमर लोक के चौथे स्तर के विशेषज्ञ का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि इसे युद्ध के मैदान में उतारा जाए तो दिव्य पंख तलवार व्यूह का 8वां स्तर निस्संदेह विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर को पूरी तरह से समझने के बाद विराट ने तुरंत अपने स्वर्ण नाग अवतार को शालिनी के पास भेजा ताकि वह दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के अभ्यास के लिए आवश्यक लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों को खरीदने में मदद कर सके। इस बीच विराट का असली स्वरूप तुरंत अनंत परम मीनार के दूसरे तल पर मौजूद स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश कर गया। वह नदी के दूसरी ओर पहुंचा और बड़ी संख्या में पेड़ काटने लगा। अब जब उसे दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर की विरासत मिल गई थी, तो उसे स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को उन्नत करने की आवश्यकता थी। विराट ने प्राचीन महाद्वीप के जंगलों में जाकर एक ही बार में लाखों पेड़ काट डाले। इस बार तलवार संप्रदाय के सुरक्षा व्यूह को उन्नत करने का उसका इरादा केवल प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों का उपयोग करके एक 8वें स्तर का दिव्य पंख तलवार व्यूह स्थापित करना नहीं था। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की वर्तमान गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राचीन महाद्वीप के पेड़ों का उपयोग करके एक ऐसा व्यूह स्थापित करने की आवश्यकता थी जो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को अपने दायरे में ले सके। पेड़ों को काटने के बाद विराट ने उन्हें अपनी उच्च श्रेणी की अमर दिव्य अस्त्र स्तरीय स्थानिक अंगूठी में रख लिया। विकराल से इस उच्च श्रेणी की अमर दिव्य अस्त्र स्थानिक अंगूठी को प्राप्त करने के बाद प्राचीन महाद्वीप के संसाधनों को अंदर और बाहर ले जाना बहुत आसान हो गया था। हालांकि उसके पास नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र से बनी स्थानिक थैली बनाने की शक्ति थी, लेकिन इसकी स्थानिक स्थिरता इसे बहुत अधिक सामान रखने से रोकती थी। इसका कारण यह था कि प्राचीन महाद्वीप की वस्तुओं से निकलने वाला दबाव बहुत अधिक था। ऐसी वस्तुओं की एक बड़ी मात्रा स्थान पर भारी दबाव डालती थी। यहां तक कि एक नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र स्थानिक थैली भी बहुत अधिक सामान्य नहीं रख सकती थी, अन्यथा
वह शक्तिशाली दबाव उसके आंतरिक स्थान को चकनाचूर कर देता। हालांकि इस सर्वोच्च श्रेणी की अमर दिव्य अस्त्र स्थानिक अंगूठी के साथ उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। यह सर्वोच्च श्रेणी की अमर दिव्य अस्त्र स्थानिक अंगूठी प्राचीन महाद्वीप के लाखों पेड़ों को आसानी से संभाल सकती थी। विराट इन पेड़ों को अनंत परम मीनार के दूसरे तल पर वापस लाया, जहां चंपा, छोटी बच्ची आभा और रिया ने उन्हें व्यवस्थित करने में उसकी मदद की। पेड़ों को तैयार करने के बाद विराट शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आया और प्राचीन महाद्वीप के इन पेड़ों का उपयोग करके दिव्य पंख तलवार व्यूह का 8वां स्तर स्थापित करने लगा। जब यह विशाल व्यूह बनकर तैयार हुआ तो उससे एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली तलवार संकल्प उत्पन्न हुआ। विराट ने इस खौफनाक तलवार संकल्प की शक्ति को ध्यान से महसूस किया और पाया कि यदि दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर को पूरी तरह से सक्रिय किया जाए तो यह अमरलोक के 4थे स्तर के योद्धा को आसानी से नष्ट कर सकता है और अमरलोक के 5वें स्तर के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। इसके अलावा प्राचीन महाद्वीप के प्राचीन पेड़ों का उपयोग करके स्थापित किए गए इस 8वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूह द्वारा कवर किया गया क्षेत्र बेहद विशाल था, जो 100 नक्षत्र दूरी के दायरे तक पहुंच गया था। पहला 8वां स्तर का दिव्य पंख तलवार व्यूह स्थापित करने के बाद विराट वहीं नहीं रुका। इसके बजाय उसने प्राचीन महाद्वीप से उन प्राचीन पेड़ों को निकाला और पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में विभिन्न स्थानों पर इन हत्यारे व्यूहों को स्थापित करना जारी रखा। अंत में विराट ने पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में कुल 108 8वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूह स्थापित किए। इसके अलावा ये 108 8वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूह एक दूसरे से अलग नहीं थे, बल्कि आपस में जुड़े हुए थे, जो एक ऐसा खौफनाक हत्यारा व्यूह बना रहे थे जिसकी शक्ति एक अकेले 8वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूह की तुलना में 100 गुना अधिक थी। एक बार जब सभी 108 हत्यारे व्यूह स्थापित हो गए तो पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप से एक खौफनाक तलवार संकल्प आसमान की ओर उठने लगा। इस खौफनाक तलवार संकल्प ने शक्ति सिंधु महाद्वीप की तूफानी हवाओं को चीर दिया, जिससे बाहरी ब्रह्मांड में लगातार दरारें पड़ने लगीं। इस खौफनाक तलवार संकल्प को महसूस करते हुए विराट की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इन 108 हत्यारे व्यूहों की संयुक्त शक्ति सचमुच बहुत भयानक थी। विराट को लगा कि अमरलोक के 8वें स्तर का विकराल जैसा शक्तिशाली विशेषज्ञ भी शायद इस खौफनाक हत्यारे व्यूह के पूर्ण प्रहार का सामना नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इन 108 हत्यारे व्यूहों द्वारा बनाया गया सुरक्षा घेरा पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को पूरी तरह से कवर कर रहा था। बाहरी लोगों के लिए इस व्यूह को दरकिनार करके शक्ति सिंधु महाद्वीप में चुपके से प्रवेश करना असंभव था। इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सुरक्षा घेरे की सुरक्षा के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप की सुरक्षा में काफी वृद्धि हुई थी। कम से कम अब तलवार संप्रदाय को अमरलोक के 9वें स्तर से नीचे के विशेषज्ञों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी और पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अमरलोक के 9वें स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ बेहद दुर्लभ थे। विराट, तुमने जो यह विशाल व्यूह स्थापित किया है वह सचमुच खौफनाक है। जैसे ही विराट ने व्यूह की स्थापना पूरी की, उसके कानों में एक परिचित आवाज गूंजी। विराट को यह जानने के लिए देखने की आवश्यकता नहीं थी कि वह कौन है। उस महिला स्वरा के अलावा भला इतनी अचानक उसके बगल में और कौन प्रकट हो सकता था। स्वरा ने व्यूह से निकलने वाले खौफनाक तलवार संकल्प को महसूस किया और उसकी आंखों में हैरानी का भाव आ गया। इस व्यूह की शक्ति एक साधारण अमरलोक के 8वें स्तर के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। यह कल्पना करना मुश्किल था कि इतना खौफनाक शक्तिशाली व्यूह प्रथम विपत्ति लोक के एकमात्र योद्धा द्वारा स्थापित किया जा सकता है। बेशक यह हत्यारा व्यूह केवल एक साधारण अमरलोक के 8वें स्तर के योद्धा को ही गंभीर रूप से घायल कर सकता था। इससे उसे कोई खतरा नहीं था। हालांकि उसकी साधना केवल अमरलोक के 8वें स्तर तक ही ठीक हुई थी, लेकिन उसकी ताकत एक साधारण अमरलोक के 8वें स्तर के योद्धा की तुलना में कहीं अधिक थी। विराट द्वारा प्रदान किए गए बड़ी मात्रा में दुर्लभ संसाधनों का सेवन करने के बाद उसकी क्षमता और प्रतिभा में बहुत वृद्धि हुई थी। उसका पूरा भौतिक शरीर एक पूर्ण परिवर्तन से गुजर चुका था। हालांकि उसकी साधना केवल अमरलोक के 8वें स्तर तक ही ठीक हुई थी, लेकिन उसकी ताकत उसकी चोट लगने से पहले की चरम अवस्था से कहीं अधिक थी। अमरलोक के 8वें स्तर के साधारण योद्धा शायद उसके तलवार के एक ही वार का सामना न कर पाए। इसके अलावा अमरलोक के 8वें स्तर के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि अमरलोक के 9वें स्तर के साधारण विशेषज्ञ भी शायद उसके तलवार के एक ही वार का सामना न कर पाए। केवल अमरलोक के 9वें स्तर के कुछ शीर्ष विशेषज्ञ ही शायद उसके कुछ प्रहारों का सामना कर सकते थे। बस थोड़ा बहुत वरिष्ठ, आप मुझे कुछ ज्यादा ही मान दे रही हैं, विराट ने यह सुनकर विनम्रता से कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ने उसके भीतर के गर्व को उजागर कर दिया। विराट अपने द्वारा स्थापित इस शक्तिशाली हत्यारे व्यूह से काफी संतुष्ट था। इस शक्तिशाली हत्यारे व्यूह के साथ दक्षिणी स्वर्ग मंडल में तलवार संप्रदाय के पास अब अपनी रक्षा करने की एक बुनियादी क्षमता आ गई थी। हम्फ, पाखंडी, उसकी अभिव्यक्ति देखकर स्वरा ने उसकी ओर आंखें घुमाई। विराट, चूंकि तुम ऐसा हत्यारा व्यूह स्थापित कर सकते हो, तो क्या तुम मेरे तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को भी इसी तरह उन्नत करने में मेरी मदद कर सकते हो? स्वरा ने विराट से पूछा। ओह, ठीक है, यह संभव है, विराट ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा। हालांकि जैसा कि आप देख सकती हैं, इस व्यूह का दायरा बेहद विशाल है। आपके प्रांगण का स्थान संभवतः इस तलवार व्यूह को समाहित नहीं कर सकता। हालांकि स्वरा ने अपने छोटे से प्रांगण के भीतर एक छोटी सी दुनिया बनाने के लिए शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उस छोटी सी दुनिया का स्थान स्पष्ट रूप से इतने शक्तिशाली तलवार व्यूह को समाहित करने के लिए अपर्याप्त था। यह तो आसान है, मैं बस उस प्रांगण के स्थान का विस्तार कर दूंगी, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। तो फिर मैं कोशिश करूंगा, विराट ने कुछ पल सोचकर कहा। फिर वे दोनों स्वरा के प्रांगण में गए।
स्वरा ने एक बार फिर प्रांगण के अंदर के स्थान का विस्तार करने के लिए शक्तिशाली तरीकों का इस्तेमाल किया। इस विस्तार के बाद इस छोटे से प्रांगण का आंतरिक स्थान अब पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप के बराबर हो गया था। स्वरा की ताकत अब अमरलोक के 8वें स्तर तक ठीक हो गई थी। गुफा जैसी जो दुनिया वह अब बना सकती थी, वह पहले की तुलना में कहीं अधिक बड़ी थी। ऐसे अप्रत्याशित और शक्तिशाली तरीकों को देखकर विराट उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अमरलोक के 9वें स्तर की विशेषज्ञ वास्तव में अमरलोक के 9वें स्तर की विशेषज्ञ कहलाने के योग्य थी। उसके तरीके सचमुच अविश्वसनीय थे। इतने छोटे से प्रांगण में वास्तव में एक ऐसी दुनिया बन गई थी जिसका स्थान शक्ति सिंधु महाद्वीप से कम नहीं था। बाहर से देखकर भला कौन सोच सकता था कि इतने साधारण से छोटे से प्रांगण में इतनी विशाल दुनिया समाहित होगी। यदि कुछ निचले स्तर के योद्धा इसमें प्रवेश कर जाते तो वे शायद अपने पूरे जीवन की सारी ताकत लगाने के बाद भी इतने छोटे से प्रांगण से बाहर नहीं निकल पाते। निचले स्तर और उच्च स्तर के योद्धाओं के बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा था। उन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उच्च स्तर के योद्धाओं के लिए निचले स्तर के योद्धा चींटियों की तरह कमजोर थे। एक उच्च स्तर के योद्धा के लिए लापरवाही से स्थापित की गई कुछ तकनीकें ही निचले स्तर के योद्धा के लिए जानलेवा खतरे बन सकती थीं। स्वरा को उस दुनिया का विस्तार करते देख विराट को अंतरिक्ष के मार्ग की गहरी समझ प्राप्त हुई। विराट, अब कैसा रहेगा? क्या यह तुम्हारे लिए तलवार व्यूह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं तो मैं इस स्थान का और विस्तार कर दूंगी। प्रांगण के अंदर के स्थान का विस्तार करने के बाद स्वरा ने अपने हाथ झाड़ते हुए कहा। काफी है, विराट ने सिर हिलाया। मैं पहले कोशिश करूंगा। हालांकि वरिष्ठ, मैं यह स्पष्ट कर दूं, यह व्यूह बहुत उन्नत और शक्तिशाली है। मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इसे 100% एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में बदल सकता हूं। केवल 8वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूह को स्थापित करके उसे एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में बदलना स्वाभाविक रूप से विराट के लिए कोई समस्या नहीं होती। हालांकि स्वरा के इरादों को देखते हुए वह स्पष्ट रूप से खुद एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करना चाहती थी जो 8वें स्तर के 108 दिव्य पंख तलवार व्यूहों से बना हो। विराट की वर्तमान स्थिति में यह काफी मुश्किल होने वाला था। एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करना एक शुद्ध हत्यारे व्यूह को स्थापित करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। एक शुद्ध हत्यारा व्यूह बस अचानक अपनी शक्ति को उजागर करता है, जिसका लक्ष्य केवल दुश्मन को अधिक से अधिक मारना होता है। हालांकि तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के लिए उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाए बिना शरीर को अभ्यास कराने के प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति को नियंत्रित करने और इसे धीरे धीरे जारी करने की आवश्यकता होती है। यह विशुद्ध रूप से एक हत्यारा व्यूह स्थापित करने की तुलना में काफी अधिक कठिन है। विराट ने 108 8वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूहों को मिलाकर एक उन्नत तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह बनाने में पूरे 1 महीने का समय और भारी ऊर्जा खर्च की। इस उन्नत व्यूह से निकलने वाले तलवार संकल्प ने विराट की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि वह ऐसे शक्तिशाली व्यूह में प्रवेश करे। हालांकि एक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह एक शुद्ध हत्यारे व्यूह की तरह तुरंत अपनी शक्ति जारी नहीं करता है, फिर भी 108 8वें स्तर के दिव्य पंख तलवार व्यूहों की संयुक्त शक्ति अभी भी खौफनाक थी। भले ही उसने स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार का 11वां स्तर प्राप्त कर लिया था, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के बराबर हो गई थी। यदि वह इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में प्रवेश करता तो संभवतः तुरंत ही कटकर धूल में मिल जाता। वरिष्ठ, क्या आपको यकीन है कि आप वास्तव में इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग अपनी साधना के लिए करना चाहती हैं? शायद मुझे इसकी शक्ति थोड़ी कम कर देनी चाहिए। विराट ने अपने सामने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से निकलने वाले खौफनाक तलवार संकल्प को देखा और स्वरा से कुछ चिंता के साथ कहा। हालांकि स्वरा अमरलोक के 9वें स्तर की एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थी और उसकी साधना अब 8वें स्तर तक ठीक हो गई थी, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि वह ऐसे खौफनाक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का सामना कर पाएगी या नहीं। कोई बात नहीं, इसी तरह की शक्ति ही तो असरदार होती है, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। उसने अपने सामने मौजूद तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को देखा। उसकी आंखों में संतुष्टि की झलक थी। एक पल सोचने के बाद उसने अपने स्थानिक जादुई खजाने से एक मध्य श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना रक्षा कवच निकाला, उसे पहना और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की ओर चल दी। इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति असाधारण थी। वह लापरवाह नहीं हो सकती थी और बस एक साधारण निम्न श्रेणी का रक्षा कवच नहीं पहन सकती थी। अन्यथा अगर उसके वस्त्र इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह द्वारा फिर से चीथड़ों में बदल गए तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह दुष्ट विराट उसे फिर से उस अमर्यादित अवस्था में देख लेगा? पिछली गलतियों से सबक लेते हुए स्वरा हमेशा नए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूहों की शक्ति का परीक्षण करने से पहले तैयारी करती थी ताकि विराट के सामने फिर से शर्मिंदा होने से बच सके। हालांकि जैसे ही स्वरा ने तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में कदम रखा, खौफनाक तलवार संकल्प ने उसके शरीर को चीर दिया और कुछ ही सांसों में उसके वस्त्र धूल में बदल गए। यहां तक कि उसका मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र रक्षा कवच भी इस खौफनाक तलवार संकल्प का सामना नहीं कर सका। यह देखकर स्वरा तुरंत तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से पीछे हट गई और आनन फानन में पहनने के लिए एक वस्त्र निकाला। इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति अभी भी उसकी उम्मीदों से अधिक थी। ऐसे खौफनाक तलवार संकल्प के तहत यहां तक कि उसकी अमर शक्ति द्वारा संरक्षित मध्य श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र रक्षा कवच भी उस खौफनाक तलवार संकल्प का सामना नहीं कर सका। इस खौफनाक तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर यहां तक कि उसे भी विरोध करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, जिससे उसे अपने वस्त्रों की परवाह करने की कोई ऊर्जा नहीं मिली। यदि वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसके वस्त्र बरकरार रहें
तो उसे कम से कम एक सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र से बना रक्षा कवच पहनना होगा। हालांकि ऐसा वस्त्र पहनने से तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के भीतर अभ्यास का अधिकतम प्रभाव नहीं मिल पाएगा, जो एक बहुत बड़ी बर्बादी होगी। विराट, तुम अभी भी देख रहे हो? क्या मार खानी है? वस्त्र पहनने के बाद स्वरा ने मुड़कर विराट को देखा और उसे अभी भी खुद को घूरता हुआ देखकर वह तुरंत शर्म और गुस्से से भर गई। हालांकि विराट ने पहले भी कई बार उसे उस अवस्था में देखा था, लेकिन फिर से उसी स्थिति में आना स्वरा को बेहद लज्जित और शर्मिंदा कर रहा था। मैं नहीं देख रहा था, विराट ने मासूमियत से कहा। हालांकि वह स्वरा को देख रहा था, लेकिन उसके मन में कोई गलत विचार नहीं था। वह बस इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं स्वरा तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के तलवार संकल्प से घायल तो नहीं हो गई है। इसके अलावा उसने इस महिला को पहले भी देखा था। उसके लिए अब कोई रहस्य नहीं था। इसके अलावा अगर वह वास्तव में उसे देखना चाहता तो उसके वस्त्र भी उसकी नजरों को नहीं रोक सकते थे। एक बार जब वह अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करता तो भले ही उसने सर्वोच्च श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र का रक्षा कवच पहना हो, वह भी बेकार होता। बेशक विराट यह रहस्य स्वरा को नहीं बताने वाला था, अन्यथा उसे यकीनन अच्छी खासी मार पड़ती। हम अभी भी बहस करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम जैसे दुष्ट को मार पड़नी ही चाहिए। यह सुनकर स्वरा ने तुरंत हाथ बढ़ाया और उसका कान पकड़कर कई बार जोर से खींचा। वरिष्ठ, छोड़ दीजिए, मेरा कान उखड़ जाएगा। विराट दर्द से कराह उठा। भले ही उसने स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार के 11वें स्तर में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन वह अभी भी इस महिला की ताकत का सामना नहीं कर सकता था और इस महिला को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। अगर वह इसी तरह खींचती रही तो शायद उसका कान उखड़ ही जाएगा। तुम दुष्ट, अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम सोचोगे कि मुझे आसानी से सताया जा सकता है। स्वरा ने यह सुनकर नाक भौं सिकोड़ी। हालांकि फिर भी उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। वरिष्ठ, आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो बस प्रथम विपत्ति लोक का एक मामूली इंसान हूं। भला मेरी क्या औकात जो आप जैसी अमर लोक के 9वें स्तर की महान हस्ती को परेशान कर सकूं? विराट ने एक सताए हुए चेहरे के साथ कहा। यह महिला सचमुच खुद को पीड़ित दिखाना जानती है। मैंने उसे कब सताया? हमेशा वही अपनी ताकत के बल पर मुझे सताती है। जब भी वह बहस में नहीं जीत पाती है तो हिंसा का सहारा लेती है। विराट ने इन सभी शिकायतों का हिसाब रखा था और एक दिन वह इन सब का हिसाब चुकता करेगा जब उसकी ताकत इस महिला से अधिक हो जाएगी। हम्फ, कौन सच में प्रथम विपत्ति लोक के किसी व्यक्ति को ऐसा समझेगा? लड़के, तुम सचमुच बहुत दुस्साहसी हो। स्वरा ने उसकी ओर देखा और कहा। इस लड़के का प्रथम विपत्ति लोक साधारण लोगों की समझ से पूरी तरह परे है। जो कोई भी उसे कम आंकने की हिम्मत करेगा उसे महज प्रथम विपत्ति लोक का योद्धा मानकर वह पूरी तरह से अपमानित होगा। इस लड़के की ताकत के साथ साधारण अमर लोक के योद्धा भी संभवतः उसके मुकाबले के नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रथम विपत्ति लोक में प्रवेश करते ही एक साधना पुष्प का निर्माण कर ले, यह तो पहले कभी सुना ही नहीं गया। इसके अलावा प्रथम विपत्ति लोक के इस मामूली योद्धा ने वास्तव में 12 पंखुड़ियों वाले सफेद कमल साधना पुष्प का निर्माण किया है। यहां तक कि उसका अपना साधना पुष्प भी केवल एक लाल कमल है। इस लड़के ने, जो महज प्रथम विपत्ति लोक का योद्धा है, वास्तव में 12 पंखुड़ियों वाले सफेद कमल साधना पुष्प का निर्माण किया है। यदि इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह मानवीय समझ से पूरी तरह परे है। वरिष्ठ, आपको इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभाव कैसे लगे? विराट इस विषय पर और अधिक बात नहीं करना चाहता था। कहीं महिला फिर से अपना आपा न खो दे, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। ठीक ही है। भले ही मुझे इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के तलवार संकल्प अभ्यास से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन यह मेरी साधना में बहुत मदद कर सकता है। स्वरा ने सहमति में सिर हिलाया। अभी के गए प्रयोग के माध्यम से स्वरा महसूस कर सकती थी कि तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह उसके लिए बहुत मददगार था। इस उन्नत संस्करण के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की मदद से वह संभवतः ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 सालों में अमरलोक के 9वें स्तर तक पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की मदद से उसकी अमर शक्ति और मार्शल आर्ट की नींव और भी अधिक मजबूत और परिष्कृत हो जाएगी। एक बार जब उसकी साधना पूरी तरह से बहाल हो जाएगी तो उसकी ताकत संभवतः चोटिल होने से पहले की उसकी चरम अवस्था से दर्जनों गुना अधिक मजबूत होगी। उस समय उसकी ताकत संभवतः पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में और यहां तक कि अंधकार दानव वंश के तिमिर मंडल में भी गहन शून्य लोक के नीचे अजेय होगी। यह अच्छी बात है कि यह काम कर रहा है। विराट ने यह सुनकर सिर हिलाया। उसने स्वरा की ओर देखा और एक चापलूस मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ स्वरा, मैंने आपके लिए इस तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित करने के लिए बहुत सारे दुर्लभ संसाधनों का उपयोग किया है। आप देखें। ठीक है, तुम्हें बस पैसे चाहिए। बस कहो, तुम्हें क्या कीमत चाहिए? स्वरा ने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा। इन दशकों के बाद वह इस आदमी के चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। खैर, यह देखते हुए कि हम परिचित हैं, 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक एक टोकन के रूप में पर्याप्त होंगे। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक एक टोकन? स्वरा ने उसकी ओर घूरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। विराट, क्या तुम्हें लगता है कि 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक गाजर मूली की तरह हैं? यह आदमी पहले से ही एक अत्यधिक राशि मांग रहा था, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह बहुत बड़ी रियायत दे रहा हो। वह पूरी तरह से बेशरम था। उसके इस चिढ़ाने वाले भाव को देखकर स्वरा के हाथों में उसे फिर से पीटने की खुजली होने लगी। वरिष्ठ, आप ही बताइए, क्या यह तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक के लायक नहीं है? विराट ने पूरी गंभीरता के साथ उसकी ओर देखते हुए पूछा। यह सुनकर स्वरा कुछ पल के लिए अवाक रह गई। सच कहूं तो विराट द्वारा स्थापित उन्नत तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह इसके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रभावों को देखते हुए 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक से कहीं अधिक मूल्यवान था।
यदि विराट दक्षिणी स्वर्ग मंडल के शीर्ष विशेषज्ञों को ऐसा तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करने के लिए यह कीमत पेश करता तो संभवतः अमरलोक के 9वें स्तर के विशेषज्ञों की एक पूरी कतार लग जाती जो विराट से इसे स्थापित करवाने के लिए होड़ करते। जाने दो, मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। स्वरा ने लंबे समय तक झिझकने के बाद अंततः एक स्थानिक थैली में 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक स्थानांतरित किए और उसे विराट को सौंपते हुए कहा, ये लो 10 लाख अमर दिव्य स्फटिक, तुम्हारे लिए। यह देखकर विराट ने स्थानिक थैली ली और अपनी दिव्य चेतना से उसमें झांका। निश्चित रूप से उसने अंदर बड़ी मात्रा में अमर दिव्य स्फटिकों का ढेर देखा। अमर दिव्य स्फटिकों की मात्रा को देखते हुए यह लगभग 10 लाख होना चाहिए। यदि वरिष्ठ को और कोई काम नहीं है तो यह कनिष्ठ विदा लेता है। पैसे मिलने के बाद विराट ने स्वरा को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि स्वरा के लिए इस उन्नत संस्करण के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को स्थापित करने में उसके बहुत सारे प्रयास लगे थे, लेकिन उसने अच्छी खासी कमाई भी की थी। यह बहुत ही फायदे का सौदा था। ठीक है, जाओ, स्वरा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। स्वरा के प्रांगण से निकलने के बाद विराट ने अपने स्वर्णनाग अवतार से दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों का एक सेट लिया और अपनी साधना जारी रखने के लिए स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश कर गया। जिस समय वह व्यूह स्थापित कर रहा था, शालिनी ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों के 3 सेट खरीद लिए थे और उन्हें उसके स्वर्णनाग अवतार को दे दिए थे। इसलिए स्वरा के लिए व्यूह स्थापित करने के बाद उसे केवल अपने स्वर्णनाग अवतार से दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के लिए आवश्यक लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों का एक सेट लेने की आवश्यकता थी। जहां तक दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के अभ्यास की बात है, उसने वह काम अपने स्वर्णनाग अवतार पर छोड़ दिया। दिव्य पंख तलवार व्यूह के 8वें स्तर के लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों का एक और सेट था। विराट ने एक पुतला अवतार को दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप पर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के उच्च संप्रदाय में भेजा ताकि इस लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों के सेट को निर्मल अवतार तक पहुंचाने का कोई मौका मिल सके। अब तन्वी द्वारा निर्मल अवतार पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। निर्मल अवतार तक लंबी तलवारों के जादुई अस्त्रों का यह सेट पहुंचाना कोई आसान काम नहीं होगा। दक्षिणी स्वर्ग महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ। तन्वी श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के एक समूह को लेकर विद्यापीठ लौट आई। उसने उत्तरी नक्षत्र क्षेत्र में हुई घटनाओं की जानकारी मयंक को दी। बेशक उसने विकराल के दबाव में आकर जो बेहद अपमानजनक काम किए थे उन्हें छिपा लिया। अगर उसके गुरु को इस बात का पता चलता तो उनका दिल यकीनन टूट जाता। वह नहीं चाहती थी कि उसके गुरु इस बात को लेकर दुखी हों। इसके अलावा तन्वी ने विराट या शशांक द्वारा किए गए किसी भी काम का कोई जिक्र नहीं किया। जब तक वह खुद सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, वह इस मामले को लेकर अपने गुरु को परेशान नहीं करना चाहती थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के भीतर शशांक का परिवार कोई छोटी शक्ति नहीं था। इसमें शामिल मुद्दे बहुत बड़े थे। विराट के शब्द केवल उसका अपना नजरिया थे। जब तक उसे पक्के सबूत नहीं मिल जाते, वह कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेगी। हालांकि विराट ने उसे बचाया था और उसकी चोटों को ठीक किया था, उस पर बहुत उपकार किया था, लेकिन वह अपनी निजी भावनाओं को श्रवण वर्षा विद्यापीठ की समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करने दे सकती थी। मयंक की निजी शिष्या के रूप में तन्वी उन पर बहुत प्रभाव रखती थी और व्यक्तिगत भावनाओं और सिद्धांतों के मामलों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करती थी। यदि विराट वास्तव में अंधकार दानव वंश का जासूस था, भले ही उसने उस पर कोई उपकार किया हो, वह कोई दया नहीं दिखा सकती थी। सबसे बुरी स्थिति में वह विराट के उपकार को चुकाने के एक तरीके के रूप में उसके साथ ही अपनी जान दे देगी। जिस क्षण उसने विराट के साथ प्रेम का बीज बोया था, उसने पहले ही यह फैसला कर लिया था। स्थिति की रिपोर्ट करने के बाद तन्वी ने आदरपूर्वक मयंक को प्रणाम किया और वहां से चली गई। तन्वी की जाती हुई आकृति को देखकर मयंक ने एक हल्की सी आह भरी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के डीन के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि तन्वी ने बहुत सी बातें छिपाई हैं। हालांकि वह नहीं जानते थे कि पर्दे के पीछे क्या हुआ था, लेकिन यह तथ्य कि शशांक गंभीर रूप से घायल होकर सबसे पहले श्रवण वर्षा विद्यापीठ भाग आया था, बहुत कुछ बता रहा था। और जब तन्वी ने स्थिति की रिपोर्ट दी तो उसने जानबूझकर कई जगहों पर शशांक का जिक्र करने से परहेज किया। यह भी पर्दे के पीछे की कई बातों को उजागर करता था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में यह कोई रहस्य नहीं था कि शशांक तन्वी को पसंद करता था। शशांक के व्यक्तित्व को देखते हुए वह तन्वी को तभी छोड़ेगा और अकेला भागेगा जब उसकी जान पर सच में बनाई हो, अन्यथा वह तन्वी को खुश करने और उसके करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अगर शशांक तन्वी के साथ रहा होता तो अगर वह गंभीर रूप से घायल हो गया था तो तन्वी कैसे घायल नहीं होती। तन्वी के व्यक्तित्व को देखते हुए वह कभी भी अन्य शिष्यों को अपनी जान जोखिम में डालने की अनुमति नहीं देगी जब तक कि वह खुद एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने में सक्षम न हो। इसलिए तन्वी की लड़ने की क्षमता खोने से पहले शशांक को इतना बुरी तरह घायल नहीं होना चाहिए था कि वह उसे तुरंत छोड़ दे और अकेले श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस भाग जाए। अब हालांकि मयंक देख सकता था कि तन्वी घायल थी, उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं। ये चोटें उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। इसके अलावा शशांक कैसे घायल हुआ इस बारे में तन्वी अस्पष्ट रही, और हालांकि उसने शशांक का उल्लेख करते समय इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, मयंक अभी भी उसके लिए तन्वी की नापसंदगी को भांप सकता था। तन्वी सौम्य और दयालु थी और उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ में अपने साथी शिष्यों के साथ हमेशा बहुत अच्छा व्यवहार किया था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में प्रवेश करने के बाद से उसने शायद ही कभी दुश्मन बनाए हों। किसी से नफरत या घृणा करना तो दूर की बात है,
लेकिन इस बार मयंक शशांक के लिए उसकी नापसंदगी स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसके पीछे ऐसा क्या हुआ होगा कि तन्वी का शशांक के प्रति ऐसा रवैया हो गया? यह सोचने वाली बात थी। इसके अलावा जब तन्वी इस बार उत्तरी नक्षत्र क्षेत्र से लौटी तो वह अपने साथ सफेद कपड़ों में एक युवक को लाई थी। यह युवक केवल 7वें स्तर का योद्धा था। फिर भी वह और तन्वी अविभाज्य थे। हालांकि तन्वी कमजोरों की परवाह करती थी, लेकिन जब बात रोमांटिक रिश्तों की आती थी तो वह हमेशा आरक्षित रहती थी। यहां तक कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ में अपने साथी शिष्यों के साथ भी वह इतनी अंतरंग नहीं होगी। लेकिन अब वह केवल 7वें स्तर के इस सफेद वस्त्रधारी युवक के इतने करीब थी, जो एक और अत्यंत हैरान करने वाली बात थी। हालांकि भले ही मयंक को इन बातों पर संदेह था, चूंकि तन्वी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने उस पर दबाव नहीं डाला। तन्वी हमेशा बहुत समझदार रही है, खासकर सिद्धांतों के मामलों में। मयंक इस शिष्या से हमेशा बहुत संतुष्ट रहा है। चूंकि तन्वी ने कुछ न बोलने का फैसला किया है, तो उसके अपने कारण होंगे, और वह उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था जो वह नहीं करना चाहती थी। क्या कहा तुमने? तन्वी वापस आ गई है? शशांक अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया, उसके सामने खड़े छोटे कद के आदमी को सदमे भरी नजरों से देखते हुए। हाँ, छोटे मालिक। वरिष्ठ बहन तन्वी के वापस आने के बाद वह सीधे मुख्य शिखर पर गईं। उस छोटे कद के आदमी ने जल्दी से कहा। यह छोटा आदमी भी शशांक के परिवार का ही था, जिसका नाम शौनक था। महेंद्र की मृत्यु के बाद शशांक ने उसे अपनी सेवा में बुला लिया था। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शशांक परिवार के छोटे मालिक के रूप में शशांक के पास अभी भी बहुत शक्ति थी। अतीत में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए शशांक शायद ही कभी खुले तौर पर शशांक परिवार की शक्ति का उपयोग करता था। इसलिए जिन गुर्गों को वह काम पर रखता था, वे महेंद्र जैसे बाहरी लोग होते थे। लेकिन उत्तरी नक्षत्र क्षेत्र में जो हुआ, उसके बाद शशांक को एहसास हुआ कि शशांक परिवार के बाहर के लोग अंततः परिवार के लोगों की तुलना में कम भरोसेमंद थे। उस कमीने महेंद्र ने अपनी आत्मा पर प्रतिबंध लगे होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण क्षण में उसे धोखा देने की हिम्मत की और चुपके से तन्वी को लेकर भाग गया। इसलिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौटने के बाद से शशांक ने शशांक परिवार के सदस्यों को अपनी सेवा में भर्ती करना शुरू कर दिया था। शौनक अमरलोक के 3रे स्तर का योद्धा था और श्रवण वर्षा विद्यापीठ का एक मुख्य शिष्य था। क्या उसके साथ कोई अजनबी था? शशांक काफी देर तक सदमे में रहा। फिर होश में आते ही उसने शौनक से पूछा। वह हमेशा इस बात को लेकर हैरान था कि तन्वी उसके चंगुल से बार बार कैसे बच निकली। तन्वी विकराल के साथ अपनी लड़ाई में स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उसकी साधना उसके द्वारा सील कर दी गई थी। तार्किक रूप से उसे हिलने डुलने की क्षमता खो देनी चाहिए थी। अगर महेंद्र उसे दूर ले भी गया तो महेंद्र की आत्मा का प्रतिबंध सक्रिय होने के बाद उसे नष्ट हो जाना चाहिए था। इसके अलावा महेंद्र की क्षमताओं को देखते हुए वह तन्वी के साथ उसका पीछा करने से बच ही नहीं सकता था। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में उसे भी पता नहीं था। उसे शक था कि तन्वी शायद किसी और से मिली होगी जिसने उसे ऐसा करने में सक्षम बनाया। मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार जब तन्वी वापस लौटी तो उसके साथ महाविपत्ति लोक के 7वें स्तर का एक सफेद वस्त्रधारी युवक था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि वापसी की पूरी यात्रा के दौरान यह सफेद वस्त्रधारी युवक उसके करीब ही रहा। शौनक ने कहा। कौन है यह सफेद वस्त्रधारी युवक? शशांक का चेहरा काला पड़ गया। उसने पूछा। मुझे नहीं मालूम, शौनक ने सिर हिलाते हुए कहा। उत्तरी नक्षत्र क्षेत्र से जो लोग वापस आए हैं वे इस सफेद वस्त्रधारी युवक की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। केवल इतना कहा जाता है कि वरिष्ठ बहन तन्वी ने उसे रास्ते में ही अपने साथ ले लिया था। रास्ते में ले लिया? हम्फ, क्या घटिया बहाना है। शशांक ने यह सुनकर ठंडी सांस ली। क्या तन्वी का उसके चंगुल से बचना इस सफेद वस्त्रधारी युवक से जुड़ा हो सकता है? हालांकि ऐसा होना संभव नहीं था। महज महाविपत्ति लोक के 7वें स्तर के योद्धा के पास इतनी महान क्षमताएं कैसे हो सकती हैं? शौनक, इस सफेद वस्त्रधारी युवक की उत्पत्ति की जांच करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। कुछ देर विचार करने के बाद शशांक ने शौनक की ओर देखते हुए कहा। जी छोटे मालिक। शौनक ने तुरंत और आदरपूर्वक सहमति व्यक्त की। फिर उसने शशांक को प्रणाम किया और मुख्य कक्ष से निकल गया। शौनक के जाने के बाद शशांक गहरी सोच में पड़ गया। अब जब तन्वी सुरक्षित लौट आई है तो उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में उसके प्रति किए गए अपराध से अनिवार्य रूप से वह उसके प्रति घृणा पालेगी। उसे इसका प्रायश्चित करने का कोई तरीका खोजना होगा। हालांकि उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में तन्वी के प्रति उसकी हरकतें अंततः रोक दी गईं, लेकिन उसने उसे पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ, तपोवन शिखर। जिस मुख्य कक्ष में तन्वी रहती थी, तन्वी के लौटते ही सफेद वस्त्रधारी विराट ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तन्वी, मुझे अभी छोड़ दो। यह महिला सचमुच बहुत आगे बढ़ गई है। उसने न केवल उसकी साधना को सील कर दिया है बल्कि उसे बांध भी दिया है। यह तो सरासर अन्याय है। यह सुनकर तन्वी सफेद वस्त्रधारी विराट के पास गई और उसके शरीर पर लगे बंधनों और प्रतिबंधों को खोल दिया। मुझे माफ कर दो, तुम कुछ ज्यादा ही चतुर हो। तुम्हें भागने से रोकने के लिए मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तन्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसने सफेद वस्त्रधारी विराट पर एक हृदय बंधन लगा दिया था, लेकिन वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि वह उसे कैद कर पाएगा। आखिरकार इस आदमी ने उसे पहले बताया था कि उसके पास वास्तव में महेंद्र की आत्मा में शशांक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार करने और महेंद्र पर एक आत्मा खोज करने का एक तरीका था। उसने पहले कभी ऐसे तरीके के बारे में नहीं सुना था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि विराट ने जो कहा वह सच था या झूठ। उसने उसके तरीकों की शक्ति देखी थी। महावीर प्रांत में श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद वह उनके घेरे से भागने में सफल रहा। इसके अलावा वह न केवल खुद भाग निकला बल्कि उसने उन अन्य योद्धाओं को भी श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों के घेरे से भागने में मदद की जो उसके साथ संप्रदाय प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे।
उसने तो उनकी नाक के नीचे से महेंद्र को भी चुपके से पकड़ लिया, खुद को महेंद्र के भेष में ढाल लिया और उनके समूह में घुसपैठ कर ली। ऐसे तरीके सचमुच अविश्वसनीय थे। इसलिए तन्वी विराट से बेहद सावधान थी। विराट को भागने से रोकने के लिए जब वह मयंक को रिपोर्ट करने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ के मुख्य शिखर पर गई तो उसने पहले विराट की साधना को सील कर दिया और इतने से संतुष्ट न होकर उसने उसे बांध भी दिया। तन्वी, तुम बिल्कुल समझ से बाहर हो। अपनी गतिशीलता वापस पाकर सफेद वस्त्रधारी विराट ने उसे घूरा और गुस्से से कहा, मुझे माफ कर दो, यही मेरा एकमात्र उपाय था, कृपया मुझे क्षमा करें। गुस्से में सफेद वस्त्रधारी विराट को देखकर तन्वी की खूबसूरत आंखों में माफी का भाव दिखा। वह जानती थी कि उसने बहुत ज्यादती की है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करती तो क्या होता अगर विराट भाग जाता। अगर विराट वास्तव में अंधकार दानव वंश का जासूस था तो ऐसे खतरनाक व्यक्ति को जाने देना एक गंभीर पाप होगा। तन्वी की सच्ची माफी देखकर विराट का गुस्सा काफी हद तक शांत हो गया। तन्वी, अगर तुम मुझे अपने साथ रहने देती हो तो मैं कहां रहूंगा? सफेद वस्त्रधारी विराट ने कक्ष के चारों ओर नजर दौड़ाई और तन्वी से पूछा, तुम अब से मेरे साथ रहोगे? तन्वी ने कुछ पल सोचा और उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि यह तुम्हारे साथ इस पर्वत शिखर पर रहने के बारे में है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझे कहां रखने की योजना बना रही हो? तुम्हारा मतलब यह तो नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहूं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। अब से तुम इसी मुख्य कक्ष में रहोगे मेरे साथ, तन्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यह बोलते हुए उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आखिरकार ये शब्द बहुत ही अस्पष्ट अर्थ वाले थे। इसके अलावा यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक अकेला आदमी और एक अकेली औरत एक कमरा साझा कर रहे हैं। उसके जैसी कुंवारी लड़की के लिए यह उसके जीवन में पहली बार था। हालांकि उसने इसके लिए योजना बनाई थी, लेकिन इसे कहते समय उसे अभी भी बहुत शर्म महसूस हो रही थी। तन्वी की बातें सुनकर विराट दंग रह गया। तन्वी, क्या तुम गंभीर हो? सफेद वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और कुछ संदेह के साथ पूछा। हाँ, तन्वी ने और कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। तन्वी, क्या तुम पागल हो गई हो? यह सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट एक गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। उसने तन्वी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह उचित है? यह सुनकर तन्वी ने सिर झुका लिया और कुछ पल के लिए चुप रही। क्या तुम्हें डर नहीं है कि ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा? सफेद वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा और पूछना जारी रखा। इससे बचा नहीं जा सकता। तन्वी ने उसकी ओर देखा और कहा। विराट बहुत शक्तिशाली था। वह उसे अपनी नजरों से ओझल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि अगर वह उसे एक पल के लिए भी नहीं देख पाई तो वह बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाएगा। हालांकि हृदय बंधन की गारंटी थी, लेकिन तन्वी को यकीन नहीं था कि हृदय बंधन वास्तव में इस अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी आदमी को रोक सकता है। और वह हर बार अलग होने पर उसकी साधना को सील नहीं करना चाहती थी। ऐसा बहुत बार करने से वास्तव में विराट विपरीत दिशा में धकेल दिया जा सकता है। विराट ने उस पर उपकार किया था और वह उसके आत्मसम्मान को बहुत अधिक ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि विराट को उसकी दृष्टि में रखा जाए। तन्वी, क्या तुम्हें मुझ पर सच में इतना भी भरोसा नहीं है? सफेद वस्त्रधारी विराट ने उसकी ओर देखा, कुछ हद तक अवाक। यह सुनकर तन्वी बस उसे देखती रही, फिर से चुप रही। मौन का अर्थ था स्वीकृति। तन्वी, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं नहीं भागूंगा, ठीक है? यह देखकर सफेद वस्त्रधारी विराट कड़वाहट से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हमारा एक साथ रहना वास्तव में उचित नहीं है। शक्ति सिंधु महाद्वीप में स्वरा केवल उसके आवास में रहती थी। उसके साथ कमरा भी साझा नहीं करती थी। फिर भी इसके कारण अनगिनत अफवाहें उड़ चुकी थीं। वे अफवाहें अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक थीं, जिनमें हर तरह की गपशप शामिल थी। यहां तक कि उन बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अफवाहों को सुनकर विराट को भी गुस्सा आ जाता था। अब तन्वी वास्तव में उसके साथ एक कमरा साझा करना चाहती थी। अगर यह बात बाहर आ गई तो कौन जाने यह किस तरह की अफवाहों का कारण बनेगी। अगर कोई और होता तो संभवतः ऐसी अप्रत्याशित घटना से बहुत खुश होता। आखिरकार अप्सरा तन्वी को चूमने में सक्षम होना कुछ ऐसा था जिसका दक्षिणी स्वर्ग मंडल के अनगिनत पुरुष सपना देखते थे। लेकिन विराट इतने बड़े सौभाग्य को नहीं संभाल सकता था। वह सच में फिर से अन्य महिलाओं के साथ उलझना नहीं चाहता था। उसके आसपास की महिलाएं पहले ही उसे काफी सिरदर्द दे रही थीं। विराट की बातें सुनकर तन्वी चुप रही। तन्वी, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूं? इस महिला के अडिग रवैये को देखकर सफेद वस्त्रधारी विराट ने बड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। इस बार तन्वी चुप नहीं रही। उसने सफेद वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और गंभीरता से कहा, हे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा यह विश्वास कहां से आता है। अगर कुछ अप्रत्याशित हो जाए तो पछताना मत। सफेद वस्त्रधारी विराट ने यह सुनकर उपहास किया। हालांकि तन्वी को विराट के इन धमकी भरे शब्दों की कोई परवाह नहीं थी। वह विराट के न भागने के वादे पर विश्वास नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे विराट पर पूरा भरोसा था, इस बात की परवाह के बिना कि वह उसका उल्लंघन करेगा या नहीं। अगर विराट सच में उसका शरीर चाहता तो उसके पास बहुत सारे मौके थे जब वह गंभीर रूप से घायल थी और उसकी साधना सील कर दी गई थी। यहां तक कि जब वह अपनी सबसे कमजोर स्थिति में थी तब भी विराट ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। तो अब जबकि उसकी ताकत वापस आ गई है तो वह उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? विराट के उसके पास आने के इरादे जो भी हों, कम से कम वह वास्तव में उसकी सुंदरता में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। तन्वी को इस बात का पूरा यकीन था। इसी वजह से उसे विराट को अपने साथ रखने में सहज महसूस हुआ। ठीक उसी समय जब सफेद वस्त्रधारी विराट और तन्वी बहस कर रहे थे, बाहर से एक सुंदर युवती अंदर आई। वरिष्ठ बहन तन्वी, वरिष्ठ भाई शशांक आपसे मिलना चाहते हैं। उस सुंदर युवती ने तन्वी को झुककर प्रणाम करते हुए कहा। यह सुंदर युवती तन्वी की दासी थी, जिसका नाम दीपाली था।
वह तपोवन शिखर पर तन्वी के अलावा दूसरी योद्धा भी थी। श्रवण वर्षा विद्यापीठ में तन्वी की स्थिति को देखते हुए अगर वह चाहती तो उसके पास नौकरों की एक बड़ी फौज आसानी से हो सकती थी। हालांकि तन्वी एक शांत और एकांत प्रिय स्वभाव की थी और भीड़-भाड़ पसंद नहीं करती थी, इसलिए अपनी दासी दीपाली के अलावा उसके पास कोई और नौकर नहीं था। बेशक अब अपने तपोवन शिखर पर उसे विराट के रूप में एक नाममात्र का नौकर मिल गया था। वह यहां क्या कर रहा है? दीपाली की बातें सुनकर तन्वी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा, मैं उससे नहीं मिलूंगी। उसने अभी तक शशांक से उन चीजों का हिसाब भी नहीं लिया था जो उसने उसके साथ की थीं। इसके अलावा विराट की पिछली बातें सुनने के बाद और विकराल के साथ अपनी लड़ाई के दृश्य को याद करते हुए यह काफी संभव था कि लक्ष्यराज को शशांक द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया हो। इसलिए इस समय तन्वी को शशांक से बेहद नफरत महसूस हो रही थी। तन्वी की बातें सुनकर दीपाली हक्की बक्की रह गई। वरिष्ठ बहन तन्वी, आपका मतलब है आप उससे नहीं मिलेंगी? दीपाली ने तन्वी की ओर देखा और झिझकते हुए पूछा। शशांक और तन्वी दोनों श्रवण वर्षा के 6 ज्ञानियों के सदस्य थे और उनके रिश्ते पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे। आमतौर पर तन्वी शशांक जैसे अपने साथी शिष्यों के अनुरोधों को शायद ही कभी मना करती थी, लेकिन अब तन्वी ने शशांक के आने का उद्देश्य पूछे बिना ही सीधे कह दिया कि वह उससे नहीं मिलेगी। दीपाली ने पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया था, इसलिए उसे यहां तक लगा कि शायद उसने गलत सुना है। हम उसे वापस जाने दो, तन्वी ने उदासीनता से कहा। तन्वी की बातें सुनकर दीपाली को यकीन हो गया कि उसने गलत नहीं सुना था। हालांकि वह नहीं जानती थी कि तन्वी शशांक के अनुरोध को क्यों ठुकरा रही है, लेकिन तन्वी की दासी के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से तन्वी के फैसले का पालन करना था। जी वरिष्ठ बहन तन्वी। दीपाली ने तन्वी को प्रणाम किया और कक्ष से बाहर चली गई। वह तपोवन शिखर की तलहटी में पहुंची और वहां इंतजार कर रहे शशांक से बोली, वरिष्ठ भाई शशांक, आपको वापस जाना चाहिए। वरिष्ठ बहन तन्वी आपसे नहीं मिलना चाहती। कनिष्ठ बहन दीपाली, बस इतना कह दो कि मुझे वरिष्ठ बहन तन्वी से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। कृपया उन्हें एक बार फिर बता दो। यह सुनकर शशांक का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत दीपाली से विनती की। अब तन्वी को देखने के लिए उसे उसकी दासी दीपाली के सामने गिड़गिड़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। पहले तो वह दीपाली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। उसकी नजर में इतनी कम हैसियत वाली दासी उसके ध्यान के लायक ही नहीं थी। दीपाली भले ही काफी खूबसूरत थी, लेकिन शशांक की नजरों में ऐसी मामूली दासी केवल उसका खिलौना बनने के लायक थी। शशांक की मिन्नतें देखकर दीपाली कुछ पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार शशांक का संदेश तन्वी तक पहुंचाने के लिए फिर से वापस चली गई। उसके पास भला क्या महत्वपूर्ण काम हो सकता है? दीपाली की बात सुनकर तन्वी ने ठंडी सांस ली। तो वरिष्ठ बहन तन्वी, क्या आप उससे मिलना चाहती हैं? दीपाली ने संकोच करते हुए पूछा। रहने दो, उसे आने दो। तन्वी ने कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार कह ही दिया। वह देखना चाहती थी कि शशांक अब क्या चाल चल रहा है। जी वरिष्ठ बहन तन्वी। दीपाली ने आज्ञा मानी और चली गई। जल्द ही वह शशांक के साथ मुख्य कक्ष में लौट आई। शशांक, तुम मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हो? तन्वी ने उसकी ओर देखा और बेरुखी से पूछा। जैसे ही उसने यह सवाल पूछा, शशांक अचानक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वरिष्ठ बहन, उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में मेरे सिर पर लालच का भूत सवार था और मैंने आपका अपमान किया। मैं यहां खास तौर पर आपसे माफी मांगने आया हूं। आप चाहें तो मुझे मार डालें या कोई सज्जा दें, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। बस आप अपने मन में कोई मैल न रखें। मैं कोई भी सज्जा भुगतने को तैयार हूं, चाहे वह कितनी ही कठोर क्यों न हो। शशांक तन्वी के सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह तन्वी का स्वभाव अच्छी तरह जानता था। अगर वह खुद माफी मांगने आता तो बहुत मुमकिन था कि वह उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में की गई उसकी हरकतों को माफ कर दे। शशांक को रोते बिलखते और पछतावे में डूबा देखकर तन्वी का दिल पसीज गया। शशांक और वह दोनों श्रवण वर्षा के 6 ज्ञानियों के सदस्य थे और सालों से उनका आपस में गहरा नाता था। हालांकि वह उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में शशांक द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार से बेहद क्रोधित थी, लेकिन अब जबकि वह खुद आगे आकर माफी मांग रहा था और उसके हाव भाव से यह साफ था कि उसे सच में पछतावा है, तो इससे तन्वी का उसके प्रति गुस्सा काफी हद तक कम हो गया। अब इस बात का फिर कभी जिक्र मत करना, वापस जाओ। तन्वी ने उसकी ओर देखते हुए बेरुखी से कहा। अगर वरिष्ठ बहन मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं यहीं हमेशा के लिए घुटनों के बल बैठा रहूंगा, शशांक ने दृढ़ता से कहा। यह सुनकर तन्वी चुप हो गई। शशांक की सच्ची माफी ने उसके गुस्से को कुछ कम तो कर दिया था, लेकिन उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में उसने जो किया था उसे इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता था। तन्वी की खामोशी देखकर शशांक की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई। उसने तुरंत एक खंजर निकाला और उसे अपने सीने में उतार लिया। खंजर के गहरा उतरते ही रक्त की धार बह निकली। शशांक, तुम ये क्या कर रहे हो? तन्वी चौंक गई। उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में मैं लालच में अंधा हो गया था और मैंने अपनी वरिष्ठ बहन के साथ ऐसी नीच हरकत की। मैं जानता हूं कि ऐसी बात को चंद शब्दों से माफ नहीं किया जा सकता। अगर इससे उनका गुस्सा शांत हो सकता है तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं, शशांक ने दृढ़ता से कहा। यह कहकर उसने खंजर निकाला और उसे फिर से अपने सीने में उतार लिया। खंजर पूरी तरह से उसके सीने में धंस गया, जिससे एक और घाव हो गया। उसने जो खंजर इस्तेमाल किया वह एक उच्च श्रेणी का अमर अस्त्र था और इससे होने वाला नुकसान असली था। साफ था कि शशांक अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। शशांक को खंजर निकालते देख जब उसने खुद को फिर से घायल करने का इरादा किया तो तन्वी खुद को रोक नहीं पाई। कनिष्ठ भाई शशांक, तुरंत रुक जाओ, तन्वी चिल्लाई। वरिष्ठ बहन, कृपया मुझे रोकने की कोशिश न करें। मैंने इतनी बड़ी गलती की है और मुझे इसका प्रायश्चित करने के लिए इसकी कीमत चुकानी ही होगी, शशांक ने दृढ़ता से कहा। यह कहते हुए उसने खंजर को फिर से अपने सीने की ओर बढ़ाया। हालांकि इस बार खंजर के अंदर घुसने से पहले ही उसे एक अदृश्य शक्ति ने दूर फेंक दिया। वरिष्ठ बहन, आप? शशांक हैरान रह गया।
तन्वी की शक्ति वास्तव में वापस आ गई थी। विकराल के साथ अपनी लड़ाई में उसे पहले अपने साधना पुष्प को नुकसान पहुंचा, फिर छाया दानव शंकु का एक भारी प्रहार सहना पड़ा। इतनी गंभीर चोटें सहने के बाद इतने कम समय में वह अपनी शक्ति कैसे वापस पा सकती है? कनिष्ठ भाई शशांक, कृपया ऐसा मत करो। तन्वी ने उसकी ओर देखा और धीरे से आह भरी। इतने सालों तक साथी शिष्य रहने के बाद वह शशांक को इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकती थी। वरिष्ठ बहन, आपने मुझे माफ कर दिया? शशांक ने यह सुनकर उत्सुकता से पूछा। जाने दो, जो बीत गई सो बात गई। तन्वी कुछ पल चुप रही, फिर आखिरकार एक हल्की सी आह भरते हुए बोली, धन्यवाद वरिष्ठ बहन, धन्यवाद वरिष्ठ बहन। शशांक खुशी से झूम उठा और उसने तन्वी के सामने कई बार सिर झुकाया। कनिष्ठ भाई शशांक, उठ जाओ, तन्वी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। जी वरिष्ठ बहन, शशांक ने जल्दी से उत्तर दिया। फिर वह खड़ा हो गया। हालांकि इस आत्मक्षति के कारण उसे कुछ और चोटें आई थीं, लेकिन तन्वी की माफी पाने के लिए यह सब कुछ दांव पर लगाना उचित था। वैसे वरिष्ठ बहन, आपको तब किसने बचाया था? शशांक ने तन्वी की ओर देखते हुए टटोलने वाले लहजे में पूछा। वह हमेशा से इस बारे में बहुत उत्सुक था। सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग आदमी ने, तन्वी ने शांति से जवाब दिया। हालांकि वह शशांक को खुद को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह इतनी मूर्ख भी नहीं थी कि तुरंत विराट को धोखा दे दे। तो फिर वह कौन है? शशांक ने पूछताछ जारी रखी। मुझे नहीं पता, तन्वी ने सिर हिलाया। वह मुझे बचाने के बाद चला गया। सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग? शशांक की आंखों में एक विचारशील भाव आया। फिर तन्वी की ओर देखते हुए उसने पूछना जारी रखा। वह कैसा दिखता था? उसकी साधना का स्तर क्या था? अगर उसे पता चल गया कि उसकी योजनाएं किसने बिगाड़ने की हिम्मत की है, तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। कनिष्ठ भाई शशांक, मैंने पहले ही कहा है कि यह मामला खत्म हो चुका है, इसीलिए अब इसका जिक्र मत करो। शशांक की लगातार पूछताछ देखकर तन्वी का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। जी वरिष्ठ बहन, यह मेरी गलती है, मैं अब इसका जिक्र नहीं करूंगा। तन्वी के भावों में बदलाव देखकर शशांक का दिल बैठ गया और उसने जल्दी से माफी मांगी। उसे एहसास हुआ कि उसे अभी अभी तन्वी की माफी मिली है, और अगर वह इस मामले पर जोर देता रहा तो वह फिर से उसकी नापसंदगी को भड़का सकता है। तन्वी के साथ उसका रिश्ता सुधरने के बाद इस मामले की धीरे धीरे जांच करना बेहतर था। वह इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता था, अन्यथा बहुत अधिक जल्दबाजी करने से तन्वी और भी अधिक क्रुद्ध हो जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वरिष्ठ बहन, ये कौन है? शशांक ने बगल में खड़े सफेद वस्त्रधारी विराट की ओर मुड़कर तन्वी से पूछा। यह मुझे उत्तरी नक्षत्र महाद्वीप में मिला था। मैंने देखा कि वह बुरी तरह घायल था, सड़क के किनारे अधमरा पड़ा था, इसलिए मैंने उसे अपने नौकर के रूप में रख लिया, तन्वी ने शांति से कहा। ओह, तो यह बात है। यह सुनकर शशांक की आंखों में एक विचारशील भाव आ गया। वरिष्ठ बहन, आपके लिए ऐसे आदमी को अपने तपोवन शिखर पर रखना असुविधाजनक होगा। क्यों ना आप इसे अब से मेरे साथ आने दें? शशांक ने तन्वी से कहा। उसे तन्वी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि तन्वी दयालु थी, लेकिन वह बस सड़क पर किसी को भी उठाकर अपना नौकर नहीं बना लेती। इसके अलावा जब से उसने श्रवण वर्षा विद्यापीठ में प्रवेश किया और शिष्य बनी, हालांकि वह आमतौर पर अपने साथी शिष्यों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाती थी, लेकिन वह शायद ही कभी पुरुषों के बहुत करीब जाती थी। यहां तक कि उनके सबसे बड़े वरिष्ठ भाई श्रवण वर्षा के 6 ज्ञानियों के नेता के साथ भी तन्वी एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी। प्रेम के मामलों में तन्वी बहुत आरक्षित थी। उसके तपोवन शिखर पर उसकी दासी दीपाली के अलावा कोई और नहीं था। किसी आदमी की तो बात ही छोड़िए, किसी अनजान आदमी को सड़क पर उठा लेना और उसे अपना नौकर बना लेना और फिर उसे अपने तपोवन शिखर पर रहने देना, यह बिल्कुल भी तन्वी की शैली नहीं थी। इसलिए शशांक को तन्वी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि यह लड़का कौन है। एक बार वह उसे वापस ले आए तो उसके पास उसे खोलने और वह जानकारी प्राप्त करने के तरीके होंगे जो वह चाहता था। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तन्वी ने उदासीनता से कहा। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कनिष्ठ भाई शशांक। वह कभी भी शशांक को, विराट को उससे दूर नहीं ले जाने देगी। एक बार जब शशांक को विराट के रहस्य का पता चल जाएगा तो विराट के बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। वरिष्ठ बहन, शशांक ने विनती करने की कोशिश की, लेकिन तन्वी ने उसे टोक दिया। ठीक है कनिष्ठ भाई शशांक, अगर तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है तो कृपया चले जाओ। मैं थकी हुई हूं और मुझे आराम करना है। तन्वी ने अपना हाथ हिलाया। वह विराट से जुड़े मामलों पर किसी भी तरह की बातचीत की अनुमति नहीं देगी। तन्वी की प्रतिक्रिया देखकर शशांक को जोर देने की हिम्मत नहीं हुई। वरिष्ठ बहन, तो मैं विदा लेता हूं। जब आपके पास समय होगा तो मैं फिर आऊंगा। शशांक ने तन्वी को प्रणाम किया। ठीक है, जाओ, तन्वी ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा। शशांक ने अपने बगल में सफेद वस्त्रधारी विराट को देखा, फिर मुड़ा और कक्ष से निकल गया। जिस क्षण वह मुड़ा, उसकी आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा चमक उठी। उसके दिल में विराट का नाम पहले ही उसकी मौत की सूची में डाल दिया गया था। वह किसी भी आदमी को तन्वी के पास जाने की अनुमति नहीं देगा। हर समय उसके पीछे पीछे घूमने की तो बात ही छोड़िए। इस बात ने उसे इतना ईर्ष्यालु बना दिया था कि उसका दिल मचलने लगा था। शशांक के जाने के बाद तन्वी ने मुड़कर सफेद वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? हे, तो फिर सुश्री तन्वी मुझसे क्या कहलवाना चाहती हैं? यह सुनकर सफेद वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। शशांक ने अभी जो नाटक किया था उसने स्पष्ट रूप से तन्वी को भावुक कर दिया था। वह बता सकता था कि तन्वी अभी भी साथी शिष्यों के बीच भाईचारे के बंधन को महत्व देती है। वह महेंद्र और शशिकांत की यादों से शशांक की पृष्ठभूमि जानता था और स्वाभाविक रूप से उसके चरित्र को समझता था। वह आसानी से देख सकता था कि शशांक नाटक कर रहा था, लेकिन तन्वी शायद इसे इस तरह न देखे। अगर वह इस समय शशांक की चालों को उजागर करता है तो वह सोच सकती है कि वह उनके बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
यह महिला हालांकि अच्छे चरित्र की थी, लेकिन बिल्कुल भी चतुर नहीं थी। विराट ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिसके लिए उसे कोई धन्यवाद न मिले। मैं तो यही सोच रहा था कि आप इतनी आसानी से शशांक को कैसे माफ कर सकती हैं। तन्वी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कई उलझे हुए भाव थे। आप शशांक को माफ करती हैं या नहीं, यह आपका अपना मामला है सुश्री तन्वी। इससे मेरा क्या लेना देना। सफेद वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपको सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर तन्वी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। फर्क? कैसा फर्क? सफेद वस्त्रधारी विराट हंस पड़ा। सुश्री तन्वी और शशांक एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, इसलिए आपका उसे माफ करना स्वाभाविक ही है। मुझे तो अब इस बात का पछतावा है कि मैंने बीच में पड़कर आपके मामलों में दखल क्यों दिया, और उसी का नतीजा है कि आपने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया और मुझे अपना कैदी बना लिया। सच कहूं तो मुझे अपने के पर बहुत अफसोस है। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी FM ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। आज तक कोई भी वैद्य ऐसी अमर औषधि नहीं बना पाया था जिसमें लाल साधना पुष्प खिले हों, और तो और इसमें 9 रक्तिम कमल साधना पुष्प खिले थे। दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सबसे उत्कृष्ट वैद्य भी यदि निम्न श्रेणी की अमर औषधि बनाते समय 3 साधना पुष्प खिला लें तो उन्हें अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। फिर 9 साधना पुष्पों की तो बात ही क्या, वो भी 9 रक्तिम कमल साधना पुष्प। अगर यह दृश्य बाहर किसी को पता चल जाए तो पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक भारी तूफान खड़ा हो जाएगा। जैसे ही जुबैदा के औषधि कक्ष के चारों ओर छाई हुई वो अद्भुत और रहस्यमयी चमक गायब हुई, विराट का निर्मल अवतार एक झटके में जुबैदा के कक्ष के भीतर पहुंच गया। अंदर जुबैदा, नीलिमा, माया और रूहानी अत्यधिक उत्साह के साथ औषधि भट्टी की ओर एकटक देख रही थीं। गुरु जुबैदा, क्या हमने सच में अमर औषधि को सफलतापूर्वक बना लिया है? नीलिमा ने चहकते हुए पूछा। जुबैदा द्वारा 1000 अर्धचरण अमर औषधियां और 1